Students, today we will discuss phase diagram of sulfur. As we know, sulfur क्या है? वन कंपोनेंट सिस्टम है और उसमें चार फेज एग्जिस्ट करते हैं. चार फेज कौन कौन से हैं? रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर सल्फर. जो मोनोक्लिनिक और जो रोम्बिक सल्फर हैं ये दोनों क्या हैं? सॉलिड हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है? यूनिट सेल का. जो आपने फर्स्ट ईयर में या 12th में पढ़ा होगा, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक क्या होती हैं? यूनिट सेल्स होती हैं. तो जो रोम्बिक सल्फर है उसकी यूनिट सेल रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक सल्फर की यूनिट सेल मोनोक्लिनिक है. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट है, लेकिन दोनों है क्या? सॉलिड. दो सॉलिड फेज हो गए, एक लिक्विड, एक गैसियस फेज. चार फेज हैं इसमें. अब जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ज़ीरो होता है. तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मिनिमम ज़ीरो हो सकता है, तो सल्फ़र के चारों फेजेस एक साथ कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे. वो हम किससे पता करेंगे? गिव्स फेज रूल से. गिव्स फेज रूल क्या होता है? F = C - P+2. तो C जो F है उसको हम ज़ीरो रख सकते हैं मिनिमम. और सल्फ़र क्या है? वन कंपोनेंट सिस्टम, तो C की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 1. तो यहाँ से हम फेजेस निकाल सकते हैं मैक्सिमम जो एक साथ इक्विलिब्रियम पे को एग्जिस्ट करेंगे. तो यहाँ से जो P है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 3. तो मैक्सिमम 3 फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम पे को एग्जिस्ट कर सकते हैं. चारों फेजेस कभी भी सल्फर सिस्टम में एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे. जैसे हमने पिछला वाटर सिस्टम किया था उसमें तीनों फेज इक्विलिब्रियम में थे, क्योंकि फेज ही 3 थे और 3 फेज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेकिन सल्फर में 4 फेजेस हैं, चारों कभी भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मैक्सिमम 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे. अब हम करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. जब आपका रोम्बिक सल्फर अकेला है, या मोनोक्लिनिक सल्फर अकेला है, या लिक्विड सल्फर बिल्कुल अकेला है, या वेपर सल्फर अकेला है, तो यहाँ पे जो फेज़ की वैल्यू है वहाँ वो क्या होगी? 1 होगी, कि वो सिंगली प्रेजेंट है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से क्या आ जाएगा? 2. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई वेरिएंट सिस्टम. और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है तो हम उस सिस्टम को एरिया से रिप्रेजेंट करते हैं. जब दो फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे तो फेज़ की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी. तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा? 1. और ये क्या होगा? 1 है तो यूनिवेरिएंट सिस्टम. जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है तो हम फेज डायग्राम में लाइंस से उनको शो करते हैं. जब 3 फेजेस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे तो फेज़ की वैल्यू क्या होगी? P की वैल्यू 3. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जाएगा? 0. यानी कि वो इनवेरिएंट सिस्टम है और उनको हम पॉइंट से शो करते हैं. ये है फेज डायग्राम आपका सल्फ़र का. इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा क्योंकि 4 फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पे. चारों एक साथ कभी नहीं होंगे, कभी 2 फेजेस होंगे, कभी 3 होंगे. तो मैक्सिमम 3 फेजेस होंगे इक्विलिब्रियम में, चारों एक साथ कभी नहीं होंगे. लेकिन फेज़ 4 हैं तो एरियाज़ भी 4 बनेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है. तो सबसे पहले आपको ये फेज डायग्राम बनाना चाहिए. उसके लिए आप क्या करोगे? पॉइंट्स कर लो पहले. जैसे पॉइंट A ड्रॉ कर लिया, फिर B, फिर आपने C कर लिया, फिर D कर लिया. ये तो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेशर में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर में. आपको ध्यान रखना है पॉइंट E का. पॉइंट E को पॉइंट C और पॉइंट D के बीच में होना चाहिए हमेशा. कहीं गलती से आप यहाँ ले लो, इनके पीछे ले लो, या इधर ले लो. तो आपको ध्यान रखना है जो पॉइंट E है वो C और D के बीच में होना चाहिए, यानी कि C के बाद में और C के बाद में और D के पहले. और आपको कर्व इस तरह से बनाने हैं कि कर्व को ऐसे करना है कि आप इसको पीछे मेटास्टेबल फॉर्म को एक्सटेंड कर सकें. जैसे आप ये कर्व बना रहे हैं तो इसका मेटास्टेबल फॉर्म एक्सटेंड कर सके इस तरह से, यानी कि एंड को ब्लंट छोड़ना है ताकि उनको आगे एक्सटेंड किया जा सके. तो अब हम करते हैं, ये जो आपका एरिया है सारा एरिया, इसके अंदर रोम्बिक सल्फर प्रेजेंट है जो कि सॉलिड है. दूसरा एरिया आपका क्या है? ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, इसके अंदर आपका सल्फर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है. थर्ड जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, इसके अंदर जो सल्फ़र है वो कौन सा है? मोनोक्लिनिक सल्फ़र है, सॉलिड वाला मोनोक्लिनिक फेज़ है.
चौथा एरिया आपका ये है, फोर्थ वाला ये एरिया, इसके अंदर सल्फ़र लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट है। तो जहाँ भी एरिया है वहाँ पे सिंगल सिंगल फेजेस हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। अब हम कर्व्स की बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ कर्व ए बी। अब ए और बी, अब ए जो कर्व है, ए बी कर्व है, इसके इस साइड क्या है, रोम्बिक सल्फ़र, और इसके इस साइड क्या है, वेपर सल्फ़र। तो सॉलिड फेज है और वेपर फेज है। सॉलिड से वेपर बनने को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जो ये आपका कर्व ए बी कर्व है, ये वाला कर्व ये है सब्लिमेशन कर्व। और इस कर्व के अलोंग हर पॉइंट पे जो आपका रोम्बिक सल्फ़र है और जो वेपर सल्फ़र है वो दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो मैंने इस पॉइंट से दिखा दिया है एक तरह से, ये जो छोटा सा पॉइंट है कि एस आर इन इक्विलिब्रियम विद एस वी अलोंग दिस कर्व। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ए से बी की तरफ बढ़ाते गए और यहाँ से प्रेशर बढ़ाते गए। अब पॉइंट, जैसे ही पॉइंट बी आया, जैसे ही टेम्परेचर क्या हो गया, 95.6 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट बी के कोरस्पॉन्डिंग। तो वहाँ पे पहले हमारा क्या था, रोम्बिक सल्फ़र था और सल्फ़र वेपर था। पॉइंट बी पे आते ही आपका जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र है वो अपीयर हो गया। इस यहाँ पे क्या है, मोनोक्लिनिक, यहाँ पे क्या है, रोम्बिक, यहाँ पे क्या है, वेपर। तो पहले रोम्बिक और वेपर एक दूसरे के साथ थे कर्व ए बी के अलोंग। जैसे ही पॉइंट बी आया, मोनोक्लिनिक सल्फ़र क्या हो गया, अपीयर हो गया। अब रोम्बिक से क्या बना है, मोनोक्लिनिक। दो सॉलिड है, एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड बन रहा है और तीनों फेज इक्विलिब्रियम में है। तो जब एक सॉलिड से दूसरा सॉलिड एलोट्रोप बनता है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, 95.6 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिशन टेम्परेचर। जब दो फेज रोम्बिक और जो मोनोक्लिनिक फेज हैं वो रोम्बिक मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है और तीनों ही इस बी पॉइंट पे तीनों ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और वेपर। अब आप क्या करोगे, अब टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ही ध्यान से वेरी करना है। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा चेंज कर रहे हो और प्रेशर कम चेंज कर रहे हो तो हम किस कर्व के अलोंग जाएंगे, इस कर्व के अलोंग जाएंगे यहाँ से। तो इस पॉइंट के बाद आपको रोम्बिक सल्फ़र नहीं मिलेगा, यहाँ पे फिर क्या है, सिर्फ मोनोक्लिनिक है और वेपर सल्फ़र है। तो जो कर्व बी सी है, बी सी कर्व के अलोंग मोनोक्लिनिक सल्फ़र और जो आपका सल्फ़र वेपर है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये मैंने इस तरह से दिखाया है। ये एक सिर्फ पॉइंट लिया है, इस पूरे कर्व के अलोंग इस इन डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर्स पे मोनोक्लिनिक सल्फ़र और वेपर सल्फ़र एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब हम, और ये टेम्परेचर, अब हम ए से बी पे चले गए थे, बी से हम अब सी पे आ जाते हैं। सी पे क्या टेम्परेचर, 120 डिग्री सेल्सियस। तो एक 120 डिग्री सेल्सियस से पहले हमारा क्या था, सिर्फ मोनोक्लिनिक सल्फ़र और वेपर फेज थे एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। अब ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो ये जो आपका कर्व बी सी है ये भी क्या है, सब्लिमेशन कर्व। ये भी आपका सब्लिमेशन कर्व। दोनों कर्व क्या थे, सॉलिड और वेपर फेज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में थे, तो उनको बोलेंगे हम सब्लिमेशन कर्व। जैसे ही आपका पॉइंट सी आएगा, यानी कि टेम्परेचर आपका क्या होगा, 120 डिग्री सेल्सियस, थर्ड फेज आपका अपीयर हो जाएगा, वो क्या होगा, लिक्विड सल्फ़र। तो पॉइंट सी के ऊपर 3 फेजेस इक्विलिब्रियम में है। कौन कौन से हैं वो, मोनोक्लिनिक, लिक्विड सल्फ़र और वेपर सल्फ़र। ये है पॉइंट सी। इनको हम बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट, कि 3 फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो पॉइंट सी के ऊपर मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर सल्फ़र एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ये टेम्परेचर क्या है, 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कर्व था इसमें मोनोक्लिनिक और वेपर तो पहले से ही था, लिक्विड अब आया है। इसका मतलब ये क्या है, 120 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र। यानी कि पहले सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड बन गया, और कौन सा सॉलिड था, मोनोक्लिनिक। तो सॉलिड से लिक्विड किस पे बनता है, मेल्टिंग पॉइंट पे, यानी कि सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बनाता है। तो 120 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फ़र। उसके बाद पॉइंट सी के बाद सारा का सारा मोनोक्लिनिक सल्फ़र 120 से थोड़ा भी टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे और थोड़ा भी प्रेशर बढ़ा दोगे तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ आपका बचेगा लिक्विड सल्फ़र और वेपर सल्फ़र। तो जो आपका कर्व है, कर्व सी डी, उसके अलोंग सिर्फ और सिर्फ
इस कर्व के अलोंग आपका जो लिक्विड सल्फर है और जो वेपर सल्फर है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है और कोई फेज एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये पॉइंट है डी पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। इस टेम्परेचर पे पॉइंट डी के ऊपर आपका जो लिक्विड सल्फर है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है और सिर्फ क्या होता है, वेपर फेज। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सल्फर। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ जाते हैं पॉइंट बी से। अगर हमने प्रेशर को और टेम्परेचर को, प्रेशर को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंज किया कि इस कर्व के अलॉन्ग इतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, और टेम्परेचर भी चेंज किया, तो हमारा कर्व क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर आपने इसमें क्या था, प्रेशर में थोड़ा वेरिएशन था, टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन था। इसमें ऑलमोस्ट सिमिलर से टेम्परेचर चेंज में प्रेशर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो अगर आप प्रेशर को स्पीडली चेंज करेंगे और टेम्परेचर को धीरे धीरे चेंज करेंगे तो हम किस कर्व के अलोंग जाएंगे, कर्व बीई कर्व के अलोंग जाएंगे। अब इस कर्व जो बीई कर्व है, इसके इधर क्या है, आपका रोम्बिक सल्फर है, दूसरी साइड क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो दो फेज का ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस कर्व को जो आपका बीई कर्व है उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन कर्व, यानी कि दो एलोट्रोपिक फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। तो मैंने इसको ये इस पॉइंट के थ्रू दिखा दिया, हर पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। मैंने सिर्फ एक पॉइंट से दिखाया है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। इस पूरी लाइन के अलोंग, ये जो पूरा कर्व है इसके अलोंग वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। ये टेम्परेचर अलग अलग है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये प्रेशर ये है और ये टेम्परेचर है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, सॉरी इस पर्टिकुलर प्रेशर पे, इतने टेम्परेचर पे वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो आपका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। मान लो टेम्परेचर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ये 1 atm है, यहाँ पे 2 atm हो गया प्रेशर, तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तब दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। अब पॉइंट जो ई है, ई पॉइंट के ऊपर जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। तो ये जो कर्व है आपका ईजी कर्व के अलोंग क्या है, इधर क्या है, सिर्फ रोम्बिक सल्फर, इधर क्या है आपका लिक्विड सल्फर। तो ईजी कर्व के अलोंग आपका जो सॉलिड रोम्बिक है और जो लिक्विड वेपर है वो लिक्विड सल्फर है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो एक फॉर्म है सॉलिड, एक है लिक्विड। तो ये क्या है, मेल्टिंग कर्व है, यानी कि फ्यूज़न कर्व है। सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। आइस जो मेल्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। तो कभी भी सॉलिड से लिक्विड बनता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। तो जो आपका कर्व इजी कर्व है वो क्या है, आपका फ्यूज़न कर्व है। अब हम आते हैं कर्व सी ई के अलोंग। जब हम टेम्परेचर को 120 डिग्री सेल्सियस आने के बाद टेम्परेचर में इस तरह से चेंज करते हैं कि प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो लिक्विड फेज आ गया और प्रेशर बढ़ाने से वेपर फेज ख़त्म हो जाता है। तो आपका जो मोनोक्लिनिक सल्फर है और जो आपका लिक्विड सल्फर है वो एक दूसरे के साथ काम क्या होंगे, इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट जो कर्व सी ई है उसमें क्या है, मोनोक्लिनिक और लिक्विड सल्फर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। सॉलिड से अगेन लिक्विड बन रहा है तो ये भी आपका क्या है, फ्यूज़न कर्व है, मेल्टिंग कर्व है। तो हमारे जो कर्व थे ए बी और बी सी हमारे सब्लिमेशन कर्व हैं। जो हमारा बी ई और ई जी ये हमारे क्या हैं, सॉरी जो बी ई कर्व है हमारा ये क्या है, ट्रांजिशन कर्व है। जो ई जी और सी ई कर्व हमारे क्या हैं, फ्यूज़न कर्व है। ट्रिपल पॉइंट कहाँ का एग्जिस्ट का, जहाँ पे तीनों फेज एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट बी के ऊपर रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और लिक्विड तीनों एग्जिस्ट करते हैं, ये मैं डिस्कस कर चुके हैं हम। पॉइंट सी के ऊपर कौन कौन से हैं, मोनोक्लिनिक, लिक्विड और वेपर सल्फर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 120 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोक्लिनिक सल्फर। अब हम ट्रिपल पॉइंट कौन सा डिस्कस करेंगे, पॉइंट ई। इस पॉइंट के ऊपर ये एरिया आता है, ये वाला एरिया आता है, ये वाला एरिया आता है। ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एक रोम्बिक सल्फर के कोरस्पॉन्डिंग, एक मोनोक्लिनिक सल्फर के कोरस्पॉन्डिंग, एक लिक्विड सल्फर के कोरस्पॉन्डिंग। और ये टेम्परेचर क्या है आपका, यहाँ पे टेम्परेचर है 155 और प्रेशर क्या है 1290। आपका प्रेशर क्या है
1290 और आपका टेम्परेचर है 155, यानी कि मैं यहाँ से टेम्परेचर की लाइन ड्रॉ करूँ तो ये कहाँ पे होगा, 155 डिग्री सेल्सियस पे लाई करेगा। अब इसको क्या कहेंगे हम, देखो जो कर्व हमारा ये CE कर्व था, इसके अलोंग क्या था, मोनोक्लिनिक था और लिक्विड था। अब आपका आया क्या, रोम्बिक, यानी कि रोम्बिक और लिक्विड है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट E है उसको आप कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर। 155 डिग्री सेल्सियस पे रोम्बिक सल्फर मेल्ट होता है, 120 डिग्री सेल्सियस पे मोनोक्लिनिक सल्फर मेल्ट होता है और 95.6 डिग्री सेल्सियस पे रोम्बिक से मोनोक्लिनिक सल्फर बनता है। अब हम करेंगे मेटास्टेबल कर्व। अब ये जो आपका कर्व है CD, ये प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर प्रेशर को आप स्लोली चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। तो होना तो क्या चाहिए था, जब ये कर्व CD कर्व पॉइंट C तक पहुँचता है तो मोनोक्लिनिक सल्फर अपीयर हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंट है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर को बहुत फास्ट चेंज कर दिया तो मोनोक्लिनिक सल्फर अपीयर नहीं होता, यहाँ पे लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर ही एग्जिस्ट करता है, मोनोक्लिनिक सल्फर नहीं बना। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में थोड़ा सा भी हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो ये जो कर्व है आ गया है मोनोक्लिनिक के एरिया में, थोड़ा सा हिंड्रेंस, स्टीयरिंग या कुछ भी परटर्बेशन या कुछ भी करेंगे तो ये एकदम से मोनोक्लिनिक सल्फर बन जाएगा। क्योंकि ये जो डॉटेड कर्व है ये मोनोक्लिनिक के एरिया में आ गया है, वो तो हमने चेंजेस बहुत फास्ट किए हैं तो उनको चेंज होने का मौका नहीं मिला, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने का मौका नहीं मिला। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते ही वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन द सेम वे जो आपका ये कर्व है, यहाँ ये जो इजी कर्व है, इसके अलोंग क्या है, रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। अगर आपने प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया, टेम्परेचर प्रेशर फास्टली चेंज किए, तो यहाँ पे E पॉइंट पे मोनोक्लिनिक सल्फर आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया, आपने जैसे हमने वहाँ पे सुपर कूलिंग करी थी वाटर की, इसी तरह से अगर हमने बहुत फास्ट कर दिया तो ये क्या होगा, रहेगा रोम्बिक सल्फर और लिक्विड सल्फर ही फास्ट प्रोसेस करने से। लेकिन अगर वो इस स्टेज में आ गया, मोनोक्लिनिक के एरिया में ये कर्व बन गया और थोड़ा सा भी हिंड्रेंस क्रिएट किया, स्टरिंग कर दी, सीडिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, तो एकदम से जो आपका रोम्बिक सल्फर है, जो लिक्विड सल्फर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोक्लिनिक में, क्योंकि ये एरिया क्या है, मोनोक्लिनिक का एरिया है। इन द सेम वे जो आपका ये AB कर्व है, ये भी अगर आप प्रोसेस को फास्ट कर देंगे तो मेटास्टेबल कर्व बनाएगा और उस कर्व के अलोंग क्या होगा, आपका रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन वही अगर आपने हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया, थोड़ा सा भी परटर्बेशन क्रिएट कर दिया, स्टरिंग क्रिएट कर दी, सीडिंग क्रिएट कर दी, तो मोनोक्लिनिक सल्फर एकदम से बन जाएगा। चौथा जो आपका मेटास्टेबल कर्व है, ये जो BC कर्व का है, इसके अलोंग क्या है, मोनोक्लिनिक सल्फर और वेपर सल्फर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। अगर आपने इस प्रोसेस को भी फास्ट कर दिया, यानी कि इधर से इधर आते हुए आपने प्रोसेस को फास्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, मेटास्टेबल कर्व बन जाएगा। और अब इस एरिया में क्या होगा, अगर आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो एकदम से जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर था और जो वेपर सल्फर था उसका एकदम से क्या बन जाएगा, रोम्बिक सल्फर, क्योंकि ये रोम्बिक सल्फर के एरिया में आ गया है। ये जो पॉइंट A है यहाँ पे हमने क्यों डिफाइन किया है, क्योंकि A के बाद जो गैसियस फेज है, जो सल्फर वेपर फेज है, उसको मेज़र नहीं कर सकते। और D क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, यहाँ पे लिक्विड वेपर एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, सिर्फ आपका क्या होगा, लिक्विड फेज एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, सिर्फ आपका सल्फर वेपर का बचेगा। एक आपका और है मेटास्टेबल, ये पॉइंट O, ये भी क्या है, ट्रिपल पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, 114 डिग्री सेल्सियस, 114 डिग्री सेल्सियस, और आपका जो प्रेशर है वो क्या है, 0.025 mmHg। इस कर्व के अलोंग आपका प्रेशर क्या है, ये 0.025 mmHg। इसके अलोंग भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0। ट्रिपल पॉइंट अगर कोई भी ओरिजिनल ट्रिपल पॉइंट है या मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। 2 फेज इक्विलिब्रियम में है तो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल फेज है तो एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है आपका जो आपका फेज डायग्राम है। एक चीज़ हो रह गई, देखो इसमें जो सारे कर्व हैं, ये देखिए, ये वाला कर्व, ये कर्व, ये वाला कर्व,
ये वाला कर्व, ये वाला कर्व, सारे के सारे कर्व में स्लोप पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप कैसे है? आप देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी क्या हो रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर भी साथ साथ बढ़ रहा है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर भी साथ साथ बढ़ रहा है। इसमें भी क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, प्रेशर साथ साथ बढ़ रहा है। सब में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो प्रेशर बढ़ता जाता है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। यानी कि जो dp/dt है वो इन सारे केसेस में पॉजिटिव है। तो जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया, मान लो यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रेशर है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर की कोई वैल्यू होगी। अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो ट्रांजिशन टेम्परेचर की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव। वाटर के केस में सिर्फ एक स्लोप नेगेटिव था हमारा, और वो किस लिए था, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ आइस की वजह से, क्योंकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा था। इसमें क्या है, सेम सीक्वेंस है। जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम कम है, फिर लिक्विड का ज़्यादा है, फिर गैस का ज़्यादा है। इनफ फॉर टुडे बेटा।